Hello, welcome students. Today we are going to start with the topic computer forensics. Digital forensics, or it is also known as computer forensics, refers to the methods used for interpretation of computer media for digital evidence. तो अगर हम कंप्यूटर मीडिया का यूज़ करते हैं, वीडियोस का यूज़ करते हैं, फिंगरप्रिंट्स का यूज़ करते हैं डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, साथ ही साथ किसी की डिजिटल एक्टिविटी को गैदर करते हैं, उसके कॉल रिकॉर्ड्स को ट्रेस करते हैं, वो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे क्या कर रहा है, उसकी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करके अगर उसके किसी पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ हम एज एन एविडेंस यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज digital forensics or computer forensics. Computer forensics provide our legal system with a way to recover data from electronic or digital devices. ये हमको एक लीगल तरीका देता है जिससे हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या डिजिटल डिवाइस से डेटा को रिकवर कर सकें. Computer forensics is a systematic process that interprets electronic data for use in court of लॉ. तो कंप्यूटर फॉरेंसिक्स एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा को कोर्ट में यूज़ कर सकते हैं एज एन एविडेंस. द गोल ऑफ द प्रोसेस इज़ टू प्रिजर्व एनी एविडेंस इन द मोस्ट ओरिजिनल फॉर्म while performing a structured investigation by collecting, identifying and validating the digital information for the purpose of reconstructing past event. तो जो पास्ट इवेंट हो चुके हैं, अगर कोई मान लो कोई प्रॉब्लम हुई या कोई केस हुआ, तो उसके लिए हम कैसे डिजिटल डेटा का यूज़ करेंगे, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डिजिटल डेटा का यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें कंप्यूटर फॉरेंसिक्स से डिफ़ाइन होती है. Now, important practices of computer forensics. So, computer forensics combines the elements of law and computer science so as to collect the digital evidences while ensuring that the collection process has retained data integrity, which means having proof that this digital evidence is not planted or the data has not been altered ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. तो कंप्यूटर फॉरेंसिक्स में हम लॉ और कंप्यूटर साइंस दोनों को कंबाइन करते हैं और डिजिटल एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं. साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया जाता है कि जो डेटा इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रही थ्रू आउट द प्रोसेस. दैट मीन्स कि जो डिजिटल एविडेंस हमने कलेक्ट किया है वो ओरिजिनल फॉर्म में है. साथ ही साथ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है या उसमें कोई अल्टरिंग नहीं की गई है. अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो एक सिनेरियो आप समझ सकते हो कि किसी ने कोई क्रिमिनल ऑफेंस कमिट किया, फिर उसके बैंक रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है ये देखने के लिए कि क्या उस पर्टिकुलर क्रिमिनल ऑफेंस करने के लिए उसे किसने पैसे पे किए, ये भी कंप्यूटर फॉरेंसिक्स में आएगा. साथ ही साथ उसने अगर किसी पर्सन को थ्रेटन किया टेलीफोनिकली या मेल भेज के या किसी भी तरीके से या सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से, ये गैदर करना भी डिजिटल फॉरेंसिक्स में आता है. अगर वो बंदा पकड़ा जाता है और अगर वो कंप्यूटर अपना डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है तो भी अगर उसके हार्ड डिस्क से डेटा रिकवर किया जाता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है. अगर वो कहीं क्राइम कमिट कर रहा है और हम सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी डिजिटल फॉरेंसिक्स या कंप्यूटर फॉरेंसिक्स में आएगा. तो ये सारी चीज़ें आज के डेट में बहुत ही कॉमन हो गई हैं और ये चीज़ें डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंडर आती है. नाउ दैट इज़ कंप्यूटर फॉरेंसिक्स फॉलोज द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस. फर्स्ट, एक्वायर द एविडेंस विदाउट अल्टरिंग और डैमेजिंग द ओरिजिनल. मतलब बिना ओरिजिनल को डैमेज किए एविडेंस इकट्ठा करना, डिजिटल एविडेंस इकट्ठा करना, ओरिजिनल एविडेंस को बिना डैमेज किए या बिना मॉडिफाई किए. दूसरी चीज़, ऑथेंटिकेट दैट
योर रिकवर्ड एविडेंस इज सेम एज ओरिजिनली साइज्ड डेटा। ये इंश्योर करना होता है, ये ऑथेंटिकेट करना होता है कि जो एविडेंस आपने रिकवर किया है वो ओरिजिनल जो डेटा है उसके सेम है या वही है। एनालाइज द डेटा विदाउट मॉडिफाइंग इट। और तीसरी चीज़, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस डेटा को एनालाइज किया जाए बिना उसको मॉडिफाई किए। तो ये चीज़ें होती हैं डिजिटल एविडेंस प्रैक्टिस में। अब यहाँ पे आप इसके प्रोसेस को समझ सकते हैं। पहला है फर्स्ट स्टेप डेटा आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड प्रोजेक्ट प्लानिंग, थर्ड डेटा कैप्चर, फोर्थ डेटा प्रोसेसिंग, दैन डेटा एनालिसिस, दैन डेटा डिस्प्ले एंड लास्ट रिपोर्ट जनरेशन। तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि पहले अगर किसी के खिलाफ डेटा डिजिटल एविडेंस इकट्ठा करना है तो डेटा आइडेंटिफिकेशन करना होता है कि क्या डेटा हमें चाहिए, फिर पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं, देन फिर डेटा कैप्चर करते हैं। एक बार जब डेटा हमने कैप्चर कर लिया मतलब ले लिया, फिर डेटा प्रोसेसिंग की जाएगी, उसको उस फॉर्म में लाया जाएगा कि हम एज अ एविडेंस उसको यूज़ कर सकें। दैन डेटा एनालिसिस, उस डेटा की एनालिसिस की जाएगी, उसके आधार पे रिपोर्ट्स बनाए जाएंगे। दैन डेटा डिस्प्ले, उस डेटा को डिस्प्ले करेंगे एंड फाइनली जो फाइनल रिपोर्ट है वो बनाई जाएगी। अब उसको इस फाइनल रिपोर्ट को हम कोर्ट में एज अ एविडेंस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ साइबर लॉ एंड आईटी एक्ट। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट हाउ मच we are using internet and computers nowadays, and there are lot of crimes and offenses being done online. So to protect everyone from fraud, scam, hacking, cyber terrorism, there are some IT Act, Information Technology Act, that actually gives right to human being, simple person, and is used to punish hackers and those person who done some illegal activity online. So cyber law is generic term which refers to all legal and regulatory aspect of internet and the world wide web. तो साइबर लॉ एक ऐसा जेनरिक टर्म है जो ये डिफाइन करता है कि कैसे लीगली हम इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के यूज़ को मैनेज कर सकते हैं। एनीथिंग कंसर्न विथ और रिलेटेड टू और emanating from any legal aspect or issue concerning any activity of nations and others in cyberspace comes within the ambit of cyber law. तो कोई भी चीज़ जो ऑनलाइन की जाती है, कोई भी एक्टिविटी जो ऑनलाइन की जाती है हमारे देश के लोगों के द्वारा या फॉरेनर्स के द्वारा, जो साइबर स्पेस में आता है, वो सारी चीज़ें साइबर लॉ के थ्रू गवर्न की जाती हैं। द ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हैज़ प्रोपेल्ड द नीड फॉर वाइब्रेंट एंड इफेक्टिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म विच वुड फर्दर स्ट्रेंथन द लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर सो क्रूशल टू सक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन एट्सेट्रा, और कुछ फेक वेबसाइट्स के द्वारा बहुत सारे फ्रॉड भी किए जा रहे हैं। तो उससे बचने के लिए ये जो साइबर लॉ है ये बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी एक्ट है जो उन लोगों को पनिश करता है जो कोई भी इल्लीगल एक्टिविटी करते हैं, और इसीलिए ये बहुत ही क्रूशल है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के सक्सेसफुल होने के लिए कि लोगों में या हैकर्स में डर रहे कि इफ़ आई एम कमिटिंग फ्रॉड, आई एम डूइंग सम रॉन्गफुल एक्टिविटी, एंड इफ़ आई गॉट कॉट एट दैट टाइम हैव टू फेस लॉट ऑफ लीगल एक्टिविटीज़। Cyber law is important because one line is left. All these regulatory mechanism and legal infrastructure comes with the domain of cyber law. Cyber law is important because it touches
almost all aspect of transactions and activities on and concerning the internet, the वर्ल्ड वाइड वेब एंड साइबर स्पेस। तो साइबर लॉ इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये लगभग हर एक एस्पेक्ट को टच करता है जो ट्रांजेक्शन्स इंटरनेट पे या जो एक्टिविटीज़ हम इंटरनेट पे या इंटरनेट से जुड़ी हुई या वर्ल्ड वाइड वेब या साइबर स्पेस से जुड़ी हुई कोई भी एक्टिविटी करते हैं, ऑल दोज कम्स अंडर साइबर लॉ एंड साइबर एक्ट। नाउ साइबर एक्ट हर कंट्री का अलग अलग भी है और इंडिया ने भी अपना साइबर लॉ बना रखा है जिसको बोलते हैं इंडिया आईटी एक्ट एंड आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008। In India, the cyber law are enforced through Information Technology Act, जिसको बोलते हैं IT Act। It is ये 2000 में पास हुआ था, which was notified on 17th October 2000. It is based on United Nations Commission for International Trade Related Law, जिसको बोलते हैं UNICITRAL Model Law। IT Act 2000's prime purpose was to provide legal recognition to electronic commerce and to facilitate filing of electronic records with the government. That is, to provide the legal infrastructure for e-commerce in India। तो ये जो IT Act था, IT Act 2000, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हैं उसको लीगलाइज किया जाए, उसके रिकॉर्ड्स को गवर्नमेंट के पास भी रखा जाए और एक लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए ई कॉमर्स को भारत में। द एक्ट वॉज लेटर अमेंडेड इन 2008 थ्रू IT अमेंडमेंट एक्ट 2008। इट प्रोवाइडेड एडिशनल फोकस ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। It has added several new sections on offenses including cyber terrorism and data protection. The Information Technology Amendment Act came into force from October 27, 2009 onwards. Major amendment of IT Act include first, digital signature. So digital signature, just like handwritten signature, it is a signature that electronically recognize and authenticate that this document is legal. तो authentication of electronic record by digital signature gets legal recognition। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को डिजिटली साइन किया गया है इसका मतलब ये है कि वो वैलिड डॉक्यूमेंट है। जैसे आप लोगों के डिजी लॉकर आप लोगों ने सुना होगा, तो आप लोगों की जो भी मार्कशीट होती है जो CBSE बोर्ड प्रोवाइड करता है वो डिजी लॉकर पे आती है और आप देखेंगे वहाँ पे दैट इज़ डिजिटली साइंड। दैट मीन्स यू कैन यूज़ दैट डॉक्यूमेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। ऐसे ही आधार कार्ड या पैन कार्ड या जो भी आप डॉक्यूमेंट लोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इवन LPG कनेक्शन या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट ही क्यों ना हो, वो सारी की सारी चीज़ें आपके डिजी लॉकर में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं और अगर नहीं आती हैं तो आपको इंपोर्ट करना होता है, वो हो जाता है। दैट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट लीगली डिजिटल सिग्नेचर से ऑथेंटिकेटेड होते हैं और उसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस नेक्स्ट है। ई डॉक्यूमेंट गेट लीगल रिकॉग्निशन डॉक्यूमेंट रिक्वायर एज पर लॉ बाय एनी आर्म ऑफ गवर्नमेंट मे बी सप्लाइड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जिसकी ज़रूरत हो उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी गवर्नमेंट में दिया जा सकता है, यही ई गवर्नमेंट है। देन ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़। द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर एनी डैमेज टू कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम इज़ फाइन अप टू 1 करोड़। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी अमाउंट है ये। अमेंडमेंट टू अदर लॉज, तो अदर लॉ रिलेटेड एक्ट सच एज इंडियन पेनल कोड 1860, the Indian Evidence Act 1872, the Bankers Book Evidence Act 1891, Reserve Bank of India Act 1934 were to be amended to align them with IT Act। तो ये मेजर चेंजेस थे IT Act अमेंडमेंट 2008 के। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट टॉपिक है टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी।
तो ICT are general purpose technology, that is technologies whose value and impact arise primarily from their use in other economic and social sector. Three capabilities are especially important for economic and social development. तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पर्पस ये है कि ये इकोनॉमिक और सोशल सेक्टर्स को बूम प्रोवाइड करे, एक किक ऑफ दे, जिससे ये दोनों चीज़ें जो इकोनॉमिक सेक्टर है और सोशल सेक्टर है हर जगह का, वो और स्ट्रेंथन हो। तो ICTs में देखिए तीन चीज़ें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, इनेबल ग्रेटर इफ़िशियंसी इन इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोसेस। ये इनेबल करता है इफ़िशियंसी इकोनॉमिक और सोशल प्रोसेस में। सोशल प्रोसेस मतलब with the help of ICT you can socialize easily with the help of Twitter, Facebook, Instagram, etc. And you can converse with your friend and anyone, and they can be geographically dispersed, still you can call them, still you can see them. That is the benefit of ICT. Second, enhance the effectiveness of cooperation between different stakeholders. तो ये इफ़ेक्टिवनेस और कोऑपरेशन बढ़ाता है अलग अलग स्टेक होल्डर्स के बीच में। जैसे अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो स्टेक होल्डर्स, अगर आप अकाउंटेंसी पढ़ते हैं तो आई थिंक यू ऑल आर अवेयर विद इट। स्टेक होल्डर्स आर द पर्सन हु कैन अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय एनी बिजनेस प्रोसेस। जैसे अगर कोई एक कंपनी है तो उसके कस्टमर भी उसके स्टेक होल्डर हैं, उसका जो ओनर है वो भी स्टेक होल्डर है, उसमें काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, अगर वो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं तो गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है। एवरीबडी विच इन्वॉल्व इन दैट कंपनीज बिजनेस प्रोसेस इज स्टेक होल्डर्स। नाउ विद द एडवांसमेंट ऑफ ICT, stakeholders can collaborate and communicate and cooperate with each other with a greater efficiency. For example, now customers do not need to run every time to the company to get their problem solved. Instead, they can call them, instead they can communicate with them with the help of internet, and a immense amount of cooperation can be there. Third, increase the volume and range of information available to people, business and government. तो बिजनेस, पीपल और गवर्नमेंट को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है या मिल सकती है उसका वॉल्यूम और उसका रेंज इंक्रीज करना। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू get knowledge about any topic, you can search on internet and you will definitely get it. Systematic impacts which ICT have had on development of economic, social, societies and culture include, first, economic impact. तो अगर हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो इट इंक्लूड द ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन इन गुड्स एंड सर्विसेज, changes in international trade and distribution network, changes in pattern of consumption, the virtualization of some product and behavior, and the growing impact of ICT sector within the world and national economy. अब इसको एक एक करके हम ध्यान से देखने की कोशिश करें कि यहाँ पे पहली चीज़ जो होती है विद द हेल्प ऑफ ICT कि हमारा जो प्रोडक्शन है उसका ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, हमारी गुड्स और सर्विसेज का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। गुड जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अब ये किसी एक लोकेशन या एक लोकेलिटी तक नहीं रह गई है। आज के डेट में हम अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं हम उसको वर्ल्ड वाइड कहीं भी सेल कर सकते हैं और बैठे बैठे हम उसको सपोर्ट दे सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है वी कैन सॉल्व इट देयर एंड देन। Second, changes in international trade and distribution network with the help of ICT। जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था
जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो चेंज हो गया। पहले क्या होता था, लोगों को जाना पड़ता था, फिजिकली जाना पड़ता था अलग अलग कंट्रीज़ में, तब जाके वो ट्रेडिंग कर सकते थे। बट विद एडवांसमेंट ऑफ आईसीटी वी कैन कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ इट। नेक्स्ट, चेंजेस इन पैटर्न ऑफ कंजप्शन। पहले या कभी भी देखो, कोई चीज़ आप कंज्यूम कब करोगे और किस चीज़ को कंज्यूम करोगे। जैसे अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, जैसे आज के अगर 40 साल 50 साल पहले की बात बताऊं, तो जो आज के डेट में हमें सब्जियां देखने को मिल जाती हैं, तो पहले क्या होता था कि वही सब्जियां लोग खाते थे जो उनके लोकल मार्केट में मिलती थी, क्योंकि उनको बाकी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। अब जैसे मैं ये कहूँ कि स्ट्रॉबेरी इंडिया में तो पैदा नहीं होती थी, तो स्ट्रॉबेरी के बारे में लोगों को पता ही नहीं होगा, तो वो लोग खाते भी नहीं होंगे। ऐसे बहुत ऐसी चीज़ें हैं, हम कंज्यूम किसी चीज़ को कब करेंगे, जब उसके बारे में हमें जानकारी होगी। तो आज के डेट में ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, इनका सबसे बड़ा रोल ही यही है कि हर कंट्री की हर चीज़ आज के डेट में हर अलग अलग कंट्रीज़ में भी अवेलेबल है। आप सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे अभी आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाओ और एक प्रोडक्ट देखना स्टार्ट करो। आप उसमें आप एक्सप्लोर करते जाओ तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे जो आपने कभी देखा नहीं था, उसके बारे में जानोगे, फिर आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, आप उसको खरीदोगे। तो ये जो कंजप्शन का जो पैटर्न है वो भी चेंज हुआ है, क्योंकि अब लोग नई नई चीज़ों के बारे में जानने लगे हैं और नई नई चीज़ें कंज्यूम करने लगे हैं, खरीदने लगे हैं। और साथ ही साथ ये जो आईसीटी है, इसने जो इकोनॉमी है इसको बहुत ही ज़्यादा बूस्ट दिया है। नेक्स्ट, सोशल इम्पैक्ट। तो इंक्लूड मास मार्केट एक्सेस टू इनॉर्मसली इंक्रीज्ड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, इन्हेंस्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन। तो इस सोशल इम्पैक्ट इसका ये है कि आज के डेट में बहुत सारे लोग सोशल वेबसाइट्स पे और ऐप्स पे आ रहे हैं। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और एसोसिएशन मिलता है कि आप कोई भी चीज़ एक्सप्रेस कर सकते हो विद इन लॉ। न्यू पैटर्न ऑफ वर्क एंड ह्यूमन सेटलमेंट, चेंजेस इन रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट, सिटीजन एंड स्टेट, बिटवीन सिटीजन and associated challenges to traditional ideas of privacy and individuality। तो ये सारी की सारी चीज़ें अब आसानी से मैनेज होने लगी हैं विद द हेल्प ऑफ आईसीटी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम बेनिफिट्स दैट वी गेट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड आईसीटी। तो पहली चीज़ की जब हम बात करेंगे इकोनॉमिक बेनिफिट की, तो देखो इकोनॉमिक बेनिफिट सबसे ज़्यादा आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से ही आ रहा है। द इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी ऑन द इकोनॉमिक सेक्टर हैज़ अ पॉजिटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द बिजनेस वर्ल्ड। सम मेजर बेनिफिट्स इंक्लूड, फर्स्ट, सिक्योर ट्रांजेक्शंस। Banks and similar institutions can be said to be the sector that have benefited the most from the latest development of ICT। जो बैंक हैं ये जो या उसके जैसे जो सेक्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड हुए हैं आईसीटी से। एग्ज़ाम्पल अगर हम इसका कंसिडर करें तो आज के 10-15 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो कोर बैंकिंग सुविधा नहीं थी, या अगर थी भी तो बहुत ना के बराबर थी। जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो कोर बैंकिंग को तो अच्छे से जानते होंगे और बाकी लोग भी कोर बैंकिंग के बारे में जानते ही होंगे। तो उस समय होता ये था कि अगर आपने किसी बैंक के किसी स्पेसिफिक ब्रांच में पैसा डिपॉजिट किया, तो अगर आप दूसरे बैंक्स के या उसी बैंक के किसी और ब्रांच से पैसा विड्रॉ करना चाहते हो तो ऐसे केसेस में आपको चेक साइन करके देना पड़ता था, और उस चेक के क्लियरेंस में एटलीस्ट 10 डेज का टाइम लगता था। साथ ही साथ कलेक्शन चार्ज भी लगता था।
लेकिन आईसीटी के कारण आज के डेट में क्या हो रहा है कि बैंक में पैसा आपने डिपॉजिट किया, वो आपके अकाउंट में आया, अब आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी किसी भी एटीएम का यूज़ करके आप अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, किसी और बैंक के एटीएम से भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यूपीआई से ऑनलाइन पे कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से ऑनलाइन पे कर सकते हैं, वॉलेट से पे कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास आज की डेट में आ गए हैं। ये आईसीटी का बेनिफिट है। तो फंड ट्रांसफ़र कैन नाउ बी मेड इन अ मैटर ऑफ सेकेंड विद इन अ लोकेलिटी एंड टू द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद अ ग्रेट सिक्योरिटी दैन एवर। तो आज के डेट में जो फ़ंड ट्रांसफ़र करना है वो बहुत ही इंस्टेंटली हो गया है और सिक्योरिटी भी इसकी बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हुई है। यहाँ पे यही ध्यान देना है बस आपको कि अगर आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो जो ओटीपी आ रहा है वो कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। तो आज की डेट में हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, हम वॉलेट ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, हम स्कैन एंड पे का भी यूज़ कर सकते हैं। आज के डेट में देखो तो बहुत सारे शॉपकीपर्स भी गूगल पे, फ़ोन पे ये यूज़ करते हैं। आपको पैसा लेके भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप शॉप पे गए, आपको कुछ ख़रीदना है, ख़रीदा, और आप अपने मोबाइल फ़ोन से क्यूआर कोड रीडर से उसका स्कैन करके उसका क्यूआर कोड आप डायरेक्ट पे कर सकते हैं। ये बेनिफिट है आपके आईसीटी का। Second, ease and availability. So one doesn't need to stand in long queues for fund withdrawal. With the use of ATM card and internet banking, the banking transaction can be carried out at any time of the day within the scope of transactions allowed. Such transactions could even include payments of bills such as electricity, water rates, mobile phone recharges, etc. etc. These things can be done easily with the help of ICT. तो पहले की बात अगर हम करें कि अगर हमें रात के 11 बजे अगर पैसे की ज़रूरत हो और हम किसी बैंक में जाएं तो क्या वहाँ से पैसा मिल सकता था? नहीं। लेकिन आज की डेट में इफ़ वी आर हैविंग क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड और जो 24 आवर्स खुलने वाले एटीएम से हम किसी भी एटीएम में जाएंगे, हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही साथ ये तो पैसा विड्रॉ करने की बात हुई, हम डायरेक्टली ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके। थर्ड, नेट बैंकिंग। तो विद द ऑनलाइन और इंटरनेट बैंकिंग अ लॉट्स ऑफ पेमेंट एंड बाइंग can be done online via one's bank account at the convenience of one's home or office. The life wire of any business is fund availability and its timeliness, and net banking ensures both. तो नेट बैंकिंग का यूज़ करके सारे पेमेंट्स तुरंत किए जा सकते हैं। कोई एक पर्सन अपने बैंक अकाउंट का यूज़ करके होम या ऑफिस में कहीं पे भी वो फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकता है, और इससे जो फंड है उसकी टाइमलीनेस और उसकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, और ये हमारे इकोनॉमी को और बढ़ावा देता है। फोर्थ, ग्लोबल मार्केट। तो विद द आईसीटी नाउ द मार्केट इज़ एंटायर ग्लोब. A small business in a small town can think of reaching to buyers in any part of the world, and buyer's access is not just limited to his own market. He or she can now have access to all world market cordlessly in internet and ICT. तो देखिए ये जो ग्लोबल मार्केट है, यही मैं कह रहा था कि यू कैन बिकम अ सेलर ऑन एनी ई कॉमर्स वेबसाइट। लाइक आप एक मिट्टी का घड़ा बनाते हो, आप बना के अपने लोकल मार्केट में बेचते हो। अगर आप उसका घड़ा बनाओ मिट्टी का और उसको सुंदर नक्काशी करो और उसके फ़ोटोग्राफ क्लिक करके आप एक सेलर बन जाओ, और आप फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे उसके प्राइस टैग करके आप बेचना स्टार्ट कर दो। अब आपको कुछ नहीं करना है, वर्ल्ड वाइड आपके पास रिक्वेस्ट आएंगी, आपके पास पैसा आएगा, आपको केवल उस आइटम को ठीक से पैक करके शिप कर देना है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो छोटे लोग थे, जो छोटे मोटे व्यवसायी थे, वो भी अब ग्लोबल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पा रहे हैं, और इससे हमारी जो इकोनॉमी है वो बढ़ रही है। सो होप यू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स।
That's all for today's video. Thank you.